मैंने जो सिखाने के पैसे लिए पहले वो सिखा लूं, उसके बाद कुछ और सिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। अब सीधा ही पढ़ते हैं, छोड़ो उल्टा पढ़े, सीधा ही पढ़ते। तो पहले तो बता दूं हम क्या कर रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट चैप्टर की कुछ कुछ थ्योरीज बची थी, ठीक है क्या, उस समय जो हमने नहीं डिस्कस करी थी, तो वो बची कुछ थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। बुक में थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है, हमने सेम पढ़ा था, कुछ फर्क नहीं था, बस उसको मैं एक बार लिख के और रिवाइज करा दूंगा। चलेगा क्या, इतना ही मुझे इस टॉपिक में अभी ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट का बैलेंसिंग लेक्चर है ये, जो पहले आधा अधूरा हुआ था उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। डिड यू गेट ए, ठीक है क्या। चलिए आइए, सबसे पहले ओवर, इसमें हमने पढ़ा है बेटा, एक पहली डेफिनेशन हमको पढ़नी है कॉस्ट अकाउंटेंसी की, काय की पढ़नी है। अरे यार कुछ नहीं होता, कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट इज कॉस्टिंग। कॉस्ट कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। जब उसको रिकॉर्ड फॉर करते हैं तो क्या होता है, जो उसके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो हम पूरा ओवरऑल बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। बात समझ में आई क्या। देखो एक बार पहले, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिगार्ड एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जहां पे कॉस्ट का हिसाब किताब होता है, बोलो हाँ नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मिलके जो पूरा एक कंप्लीट आउटपुट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है क्या, साइंस आर्ट की तरह रहता है ये। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो भी उसका आउटपुट निकल के आया उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, और जो भी आउटपुट निकल के आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, और ये दोनों को मिला के जो आउटपुट अल्टीमेटली हमने बनाया वो क्या है बेटा, जो प्रोसेस है पूरा वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कोई डाउट है क्या। अगला बढ़ते हैं कॉस्ट यूनिट्स पे। क्या बढ़ते हैं बेटा, कॉस्ट यूनिट। अच्छा समझो, तुम लेने गए बेटा क्या, आलू। क्या लेने गए, क्या बोलोगे, 1 दर्जन आलू देना कि 1 किलो आलू देना, 1 किलो आलू देना। क्या बात समझ में आ रही है। तुम लेने गए ऑयल, तो क्या बोलोगे, 1 किलो देना कि 1 लीटर देना, 1 लीटर तेल देना, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा तुम अगर खरीदने गए केले, तो क्या बोलोगे, 1 दर्जन। तुम्हें पता है कि केलों को गिनती में नापा जाता है, सेब को या आलू को किलो में नापा जाता है, और लिक्विड को लीटर्स में। अच्छा गैस को क्या में नापा जाता है, गैलन्स में नापा जाता है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है क्या। तो वैसे ही कॉस्ट को भी नापने के अलग अलग क्या हो, जैसे सॉलिड्स का केजी होता है, लिक्विड का लीटर्स होता है, वैसे ही कॉस्टिंग के भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं। क्या बात है, नॉर्मली तो रुपीज ही होंगे, नॉर्मली तो क्या होंगे, रुपीज ही होंगे, लेकिन उसको नापना कैसे है वो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको जिनने दिया हुआ है ऑटोमोबाइल, फैक्ट तुम्हारी दुकान है, काय का काम है तुम्हारा, ऑटोमोबाइल का। फॉर एग्जांपल तुम एक्टिवा बनाते हो, क्या बनाते हो, तुम आखिरी में कॉस्ट क्या निकालोगे, पर गाड़ी कितनी कॉस्ट लगी। अगर तुम यहां कोचिंग में बैठे हो तो काय की कॉस्ट निकलेगी, पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। अच्छा लेकिन समझना, तुम सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हो तो पूरा कोर्स करते हो, ऐसा तो नहीं है कि भैया एसएलसीएम नहीं पढ़ना, ईबीएसएल पढ़ना, ये चारों सब्जेक्ट करते हो। तो तुम्हारी फीस कैसे लगती है, तुम्हारा जो कॉस्ट निकलती है कैसे निकलती है, कॉस्ट पर स्टूडेंट। पर 12th में क्या होता है, कोई आता है अकाउंट्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, कोई आता है इकोनॉमिक्स पढ़ता है, अकाउंट्स नहीं पढ़ता, कोई होता है अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस पढ़ता है। तो वहां पे फीस कॉस्ट कैसे निकलती पता है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। हाँ या नहीं, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। तो अगर तुम एक स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रही हो तो तुम्हारी 3 बार कॉस्ट निकली, पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। और तुम अगर एक ही पढ़ रही हो तो पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे सिर्फ पर स्टूडेंट भी नहीं निकाल सकते और पर सब्जेक्ट भी नहीं निकाल सकते, वहां कैसे निकलेगी, पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स यूनिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स यूनिट्स। कॉम्प्लेक्स यूनिट्स मतलब 2 को मिला के, या तो पर स्टूडेंट होना चाहिए था या तो पर सब्जेक्ट, पर एक से काम नहीं चल रहा तो क्या हो जाएगा, पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। जैसे मान लो आपका होटल है, आपका होटल है, लोग आपके यहाँ रहने आते हैं, तो आप उनसे कैसे चार्ज करते हो, पर रूम पर डे, पर पर्सन नहीं, पर रूम पर डे। मतलब एक रूम में एक आदमी का कितना लगेगा, मतलब एक रूम का 1 दिन का। अब एक ही रूम
3 दिन तक ले लिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, या एक ही दिन में 3 रूम ले लिए तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो हम कॉस्ट क्या निकालते हैं? पर रूम डे, पर रूम डे बोलते हैं इसको, या पर रूम पर डे, इसको बोलते हैं रूम डे या पर रूम डे। हाँ यानी फटाफट बोलो। वैसे ही अगर आप बस में ट्रैवल करते हो तो कैसे? पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना? 3 पैसेंजर्स को 1-1 किलोमीटर ले जाने की अलग कॉस्ट आएगी, और एक ही पैसेंजर को 3 किलोमीटर ले जाने की अलग कॉस्ट आएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर, जिसको पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं। बोलो है नहीं? तो कुछ यूनिट्स तो डायरेक्ट होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स होती है। यही हमने सीखा। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि कॉस्ट को किसमें मेजर करना है, कॉस्ट को किसमें मेजर करना है। जैसे तुम्हारे में एग्जांपल दिया, ऑटोमोबाइल को इसमें नापा नंबर में। सीमेंट कैसे कैलकुलेट होती होगी? पर टन। क्या? पर टन, या तो फिर पर बैग। अरे उसमें आती है ना बैग, मतलब समझ गए ना, बोरा। हाँ या नहीं? तो या तो पर टन, अगर बड़े लमसम में काम कर रहे हो तो पर टन कैलकुलेट करेंगे, और बैग में बेचते हो तो पर बैग। केमिकल्स या तो लीटर में होंगे, या तो गैलन में होंगे, या तो केजी में होंगे, या तो टन में होंगे। ब्रिक्स किस में होगा? पर ईट कॉस्ट नहीं निकलती, पर 1000 निकलती। 1000 से ईट कम ईट वो बेचेंगे भी नहीं। आपको क्या बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे भैया 2 ईट दे देना, तो नहीं देगा वो। क्या बात समझ में आ रही है? कि पर 1000 ईट या पर 100 ईट, पर 200 ईट ऐसे निकाली जाती है, कभी पर यूनिट नहीं निकाली जाती। वो क्या बात समझ में आ रही है? तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी बेटा? पर 1000 ब्रिक्स। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। फिर क्या है तुम्हारा? स्टील पर टन। ट्रांसपोर्ट देखो क्या बोला? पैसेंजर किलोमीटर। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट डे, पर पेशेंट पर डे। एक पेशेंट कितने दिन में रहा तो उससे सबसे कॉस्ट आएगी। सिर्फ पर पेशेंट थोड़ी निकलेगी कि तुम 1 दिन के लिए आए तो भी उनसे तुमसे भी उतना पैसा, 10 दिन के लोगे तो भी उतना पैसा नहीं होगा ना। पर पेशेंट पर डे। बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रिसिटी पावर में क्या होता है? किलोवाट आवर। हाँ या नहीं? तो ये होती है कॉस्ट यूनिट, की कॉस्ट को किस यूनिट में मेजर करना है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? वैसे एक कॉस्ट चैप्टर होता है सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें हम ये सब कैलकुलेट करना भी सिखाते थे। तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, पहले हुआ करता था। अब क्या है? कॉस्ट सेंटर। क्या है? सुन रहे हो? क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर होता है वो चीज जो खर्चा कंज्यूम करती है। अब समझना, कुछ होते हैं कॉस्ट सेंटर्स, कुछ होते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है। जैसे क्या है? फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 3 मशीनें लगी हैं, तो वो मशीनें खर्चा खाएंगी। अरे यार, तो मशीनें क्या है? कॉस्ट सेंटर। जिस चीज पे खर्चा होता है वो क्या होता है? कॉस्ट सेंटर। और जिस चीज से पैसा आता है वो क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर। वो क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये कंप्यूटर लगा हुआ है तो ये कॉस्ट सेंटर हो सकता है कि इस पे सारे खर्चे, यही बिजली खाता है, इसी पे बार बार मेंटेनेंस का खर्चा लगता है, इसी में सॉफ्टवेयर डलते हैं, इसी को हमको हर साल तो हर महीने थोड़ा बहुत सर्विस कराना पड़ता है। तो ये क्या है बेटा? एक तरीके से कॉस्ट सेंटर। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो एक फैक्ट्री में जो जो चीजें खर्चा खाएंगी वो क्या होती है? कॉस्ट सेंटर। बड़े कॉस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी क्या है? एक तरीके से रेंट खा रही है हमारा, तो ये कॉस्ट सेंटर है। यहां ये 4 कॉस्ट सेंटर्स हैं जो क्या करेंगे? खर्चे कंज्यूम करेंगे। बोलो है नहीं? उनके सारे खर्च, ये कॉस्ट सेंटर के दम पे हम क्या करते हैं? खर्चों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? खर्चों को आइडेंटिफाई, कि काय में खर्चा लगता है उसको देखा हमने, और फिर वो कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई किए, फिर उनमें कितना कितना खर्चा लगा ये देखे, तो इससे हमको ओवरऑल कॉस्ट पता चल पाती है कि ओवरऑल खर्चा कितना हुआ। हाँ या ना? फटाफट पढ़ो। इसको रीड करना जरूरी है तो इसको रीड करते हैं एक बार। देखो क्या दिया है? इट इज डिफाइंड एज अ लोकेशन। क्या? लोकेशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ दीज for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Personal cost centers भी होते हैं, impersonal भी. It consists of person or group of person. Example, Mr. X doctor, accountant, engineer. ये सब क्या है बेटा? cost centers हैं. जैसे for example ITEX के लिए faculties क्या है? cost center. और वो कैसे cost center है? personal, क्योंकि इंडिविजुअल्स है ना बेटा। हाँ या नहीं? और क्या impersonal क्या होंगे? मशीनरी वगैरह. It is the location या इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ दिस। कैंटीन, बॉयलर हाउस, ये सब क्या है बेटा? कॉस्ट सेंटर्स है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है? क्या बॉयलर हाउस है
कैंटीन है, या कोई भी ऐसी जगह जहां पे खर्चा लगता है, तो वो क्या है बेटा, कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेस चालू कर दिया कि फीस के अंदर ही आपसे जितनी फीस लेंगे उसी से आपको एक टाइम का सबको क्या खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो तो एक तरीके से क्या हो गया हमारे लिए, कॉस्ट सेंटर हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर, कि उसमें पूरे टाइम क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। या फोटोकॉपी मशीन जो बाहर रखी हुई है वो अपने आप में क्या है, एक कॉस्ट सेंटर है। नहीं आई क्या, आई बात समझ में है? बोलो। बॉयलर हाउस, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, एक प्रकार से बॉयलर्स लगे रहे होते हैं, कि जो अब फैक्ट्री में जहां उसका यूज होता है उस हिसाब से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन, एक होते हैं सर्विस। एक होता है प्रोडक्शन, एक होते हैं सर्विस। प्रोडक्शन जो आउटपुट के लिए यूज होते हैं, सर्विस जो सर्विस के लिए यूज होते हैं। बहुत साधारण सी बात है। विच सर्व्स एन एंसिलरी यूनिट टू अ प्रोडक्शन। एग्जांपल पावर, पावर हाउस, प्लांट मेंटेनेंस सेंटर, पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, सर्विस कॉस्ट सेंटर। जो सब क्या है, सर्विस। जैसे फैकल्टीज क्या है, सर्विस कॉस्ट सेंटर। बात समझ में आ रही है? और फोटोकॉपी मशीन क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर, क्योंकि उससे कुछ आउटपुट निकलेगा। नहीं आया। एचआर डिपार्टमेंट क्या है, एक सर्विस कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि वो सारे इंप्लॉइज को मैनेज कर रहा है। क्या बात समझ में? लेकिन वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, जो आउटपुट कर रहा है, वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर। नहीं आया कि आया? हेलो, डिड यू गेट इट? अभी अपन एक चैप्टर डिसीजन मेकिंग में ही आगे अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। उसमें कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट ड्राइवर्स और अच्छे समझ में आएगा। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में उतनी डिटेल में है नहीं, बट फिर मैं वहां पे फिर भी तुमको एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है क्या? उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है कॉस्ट ऑब्जेक्ट? क्या है, जिसके लिए अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है। क्या क्या क्या, जिसके लिए अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट, अ सर्विस, अ प्रोजेक्ट, अ कस्टमर, अ ब्रांड, एन एक्टिविटी, अ डिपार्टमेंट, एक प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे हम खर्चा कर रहे हैं, जिससे आउटपुट निकलने वाला। जैसे CS एग्जीक्यूटिव एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, CSET क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अभी और समझ में आएगा। अब मैं CS एग्जीक्यूटिव के अंदर मैं अलग से टेस्ट सीरीज बेचने लग जाऊं, तो टेस्ट सीरीज भी क्या है, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। हम सब किस पे खर्चा कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। हमने जो भी पूरा खर्चा किया, ये क्या के लिए खर्चा किया, CS एग्जीक्यूटिव का एक कोर्स बनाने के लिए। तो CS एग्जीक्यूटिव क्या है, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए पूरा खर्चा हो रहा है। नहीं आ रही क्या, आ रही बात समझ में? अब फॉर एग्जांपल, और साधारण मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिमोट बनाता हूं, क्या मेरी फैक्ट्री है जहां पे स्टेशनरी बनती। क्या बनती है, अरे क्या बनती है, स्टेशनरी में मैं मार्कर्स भी बनाता हूं, जेल पेन, डॉट पेन भी बनाता हूं, रजिस्टर्स भी बनाता हूं। बोलो हाँ या नहीं? तो रजिस्टर एक अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, मार्कर्स एक अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जेल पेन, बॉल पेन एक अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मार्कर के लिए अलग फैक्ट्री, अलग मशीन, अलग खर्चे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नोटबुक के लिए अलग खर्चे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और जेल पेन, बॉल पेन के लिए अलग खर्चे होंगे। तो ये तीन अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, समझना ध्यान से। ये तीनों अलग अलग क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले जब भी कोई खर्चा करते हैं तो बिजनेसमैन सोचता है किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है, ताकि मैं उसको क्या करूं, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में चार्ज करूं। नहीं आ रही है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल हम सुन रहे हो, हम रजिस्टर्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रजिस्टर्स। अब जो पेपर्स खरीद के आ रहे हैं वो पेन के लिए तो नहीं आ रहे हैं, वो मार्कर के लिए भी नहीं आ रहे हैं, वो काहे के लिए आ रहे हैं, रजिस्टर्स के लिए। तो ये बात हमको इंश्योर करनी पड़ेगी कि उसका खर्चा काहे में जाए, रजिस्टर्स में, बॉल पेन और मार्कर में ना जाए। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम खर्चे को कॉस्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ या नहीं? कई बार एक ऐसा खर्चा भी हो सकता है जो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए हो। एक मशीन लगाई जो प्रिंटिंग करती है। क्या करती है, प्रिंटिंग। जो लेबल छापती है, रजिस्टर जाता है तो रजिस्टर पे ऊपर नाम छापती है, पेन जाता है तो पेन के ऊपर नाम छापती है, और मार्कर जाता है तो मार्कर के ऊपर। तो ये एक कॉमन कॉस्ट हो गई जो सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। बोलो हाँ या नहीं? और वो मशीन अपने आप में क्या है, एक कॉस्ट सेंटर है। क्या है, कॉस्ट सेंटर है। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ ना बोलो। मशीन क्या है, कॉस्ट सेंटर। अब जो मैं मार्कर, पेन और रजिस्टर्स बना रहा हूं वो क्या है बेटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? अब वैसे ही एक चीज होती है कॉस्ट ड्राइवर। क्या होती है, कॉस्ट ड्राइवर। A cost driver is a factor or a variable which affect the level of cost. Generally, it is an activity which is responsible for cost incurrence. Level of activity or volume of production is the example of cost driver. An activity may be an event, task, unit or work. मतलब कि
जैसे कि मशीन क्या है, कॉस्ट सेंटर, उस पर खर्चा लग रहा है, और रजिस्टर, पेन, मार्कर क्या है, ऑब्जेक्ट्स। अब जो प्रिंटिंग का प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। वो क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। नहीं समझोगे अभी, अभी एग्जांपल दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब रजिस्टर है, रजिस्टर में ऊपर नाम छापना पड़ता है, पीछे नाम छापना पड़ता है, नीचे लेबल में नाम छापना पड़ता है, खुलते हैं यहां पे छपता है, पीछे भी खुलते हैं यहां पे छपता है, हर पन्ने में छपता है नाम। बोलो हाँ या नहीं। पेन है, क्या बात समझ में, उसके सिर्फ ऊपर जो रोल है वहां पे नाम छपता है। नहीं आ रही क्या बात समझ में, हाँ या ना फटाफट बोलो। और जेल पेन में तो वो भी नहीं होता, सिर्फ ऊपर डब्बे में नाम छपता है एक बार, बाकी कहीं नाम नहीं छपता। हाँ या नहीं बताओ। कॉस्ट सेंटर क्या है, मशीन। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये तीनों, पेन, मार्कर और रजिस्टर। प्रिंटिंग क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। अब रजिस्टर ज्यादा प्रिंटिंग ले रहा है, मार्कर कम प्रिंटिंग ले रहा है, पेन और कम प्रिंटिंग ले रहा है। हाँ, तो क्या प्रिंटिंग का कॉस्ट सब में बराबर जानी चाहिए कि अलग अलग? नहीं आई बात समझ में। तो कितने घंटे प्रिंटिंग यूज कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तभी हम, एक रजिस्टर जब जाता है तो 10 मिनट में होके आता है, मार्कर जब जाता है तो 2 मिनट में होके आता है, और पेन जब जाता है तो 1 मिनट में होके आता है। तो इसका मतलब है ज्यादा प्रिंटिंग कौन यूज कर रहा है, रजिस्टर, मार्कर। और इसको हमने घंटे के हिसाब से मेजर कर लिया, तो हम प्रिंटिंग की पर आवर कॉस्ट निकाल लेंगे। हो मेरे साथ, प्रिंटिंग की पर आवर कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर उसको काय में नाप लेंगे। जितने घंटे रजिस्टर ने लिया उतने घंटे रजिस्टर का, जितने घंटे मार्कर ने लिया उतने घंटे मार्कर का, और जितने घंटे पेन का। बोलो हाँ नहीं। कोई चीज जिसमें कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट सेंटर है, जिसके लिए लग रही है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जो प्रोसेस है या कोई भी एक्टिविटी, जरूरी नहीं है एक्टिविटी हो, कोई भी चीज जिसके कारण खर्चा हो रहा है वो क्या है बेटा, कॉस्ट ड्राइवर है। वो क्या है बेटा, कॉस्ट ड्राइवर। जो इस ड्राइवर को जितना यूज करेगा उसकी उतनी खर्चे क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। डिड यू गेट इट और नॉट? हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा बताओ, ये मैंने उस समय क्यों नहीं पढ़ाया था? उस समय हमने पहली बार कॉस्ट पढ़ना चालू किया था, याद है? ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट जब पढ़ना चालू किया था, तब मैं इतनी गहरी बातें करता, तुम झूम जाते कि भैया पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए वहां पे पहले मुझे बेसिक बताना जरूरी था। तब मैंने कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स और वो सब पढ़ाया। ये जान मुश्किल छोड़ के रखा था ताकि जब तुम यहाँ पे, अब तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई ना कॉस्टिंग होती क्या है, तो तुम बेटर समझ पा रहे हो। हाँ या ना फटाफट बोलो। तीनों वर्ड समझ में आ गए? क्या होते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट सेंटर्स। अब क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी हुआ, मुझे लग याद आ रहा है। मटेरियल कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन वहां पढ़ाया था ना, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। वैसे ही है, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, सुन रहे हो, कि एक चीज को बनाने में इतना खर्चा लगना चाहिए। मैंने एक बजटिंग करी, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना ली, सुन रहे हो? हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब मैं पूरे टाइम कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो खर्चा हो वो स्टैंडर्ड के अंदर या स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो। तो ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। ओवर, ये कॉस्ट कंट्रोल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। हम पूरे टाइम कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, और जो हमारा बजटेड खर्चा है उसके अंदर ही क्या हो जाए, काम हो जाए। ये क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल। हाँ, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? अभी मैंने जब हिसाब किताब लगाया तो मेरा पेन 10 रुपए का बन रहा था। जब मैं पूरे टाइम कोशिश कर रहा हूं कि पेन 10 में ही बन जाए, तो ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। पर आज मैं बैठ के कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी सोच रहा हूं कि ये पेन की कॉस्ट ओवरऑल कम ही हो जाए, और मुझे 8 के टारगेट में इसको लेके आना है। क्या बात नहीं? ताकि हर बार आप कॉस्ट कितने की बना पाऊं, 8 की। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोसेस, कोई नया मेथड, कोई नई मशीनरी, कुछ भी ऐसा सोच रहा हूं जिससे कॉस्ट क्या कर पाऊं, कम कर पाऊं। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट को स्टैंडर्ड सेट के में रखने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल। ओवरऑल कॉस्ट को कम ही कर देने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। डिड यू गेट इट और नॉट? अब देख लो, इट इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स एप्रोप्रिएट एक्शंस टेकन इफ कॉस्ट एक्सीड्स अ प्रीसेट अलाउंसेस या बजट या एस्टिमेट, और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द एक्सपेक्टेड लेवल। से एक्सीड ना और हो रहा है तो क्या करना है। कॉस्ट रिडक्शन एज एन अचीवमेंट ऑफ रियल and permanent reduction in the unit of cost। मेन लाइन है ये है, permanent reduction in the unit of cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitably for the use of, मतलब वैल्यू भी कम ना हो,
प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब ना हो और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। हाँ या ना फटाफट बोलो, वो क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। वो क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका हमेशा एक अच्छा एग्जांपल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एसी लगा हुआ है, अगर अब एसी को फालतू ना जले, बंद कर दो जब यूज नहीं है, जब जरूरत है तभी चालू करो, ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। पर अगर मैं डक्ट एसी डक्ट लगवा दूं और पूरी क्लासरूम में डक्ट चलवा दूं, डक्ट समझते हो, नहीं समझते हो? डक्ट होते हैं छत पे, बड़ा सा कूलर लगता है और जो सारे साइड में ऐसे जाके पूरे सेंटर में एक ही जाता है वो, ठीक है क्या, और वो ठंडा वैसे ही करता है। अब वो क्या होता है, अगर मैंने डक्ट लगवा दिया तो एसी चलेगा ही नहीं सारे कमरों में, और उस एक के दम पे सारे कमरों में काम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन। वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन। केयरफुली यूज करना इस कॉस्ट कंट्रोल, और ओवरऑल कुछ नई टेक्नोलॉजी ले आना है, कुछ ऐसा कर देना कि कॉस्ट ही कम हो जाए, क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को मतलब नोट्स सही करना, डबल प्रिंटिंग नहीं करना, जितने बच्चे हैं उतनों को गिन के काउंट करना, इज व्हाट बेटा, कॉस्ट कंट्रोल। हाँ या नहीं बताओ? सबको ई बुक्स दे देना, क्या, कॉस्ट रिडक्शन। आई क्या बात समझ में? रिडक्शन कर दिया, फुर्सत हो गए। कंट्रोल किया तो पूरे कंटिन्यूसली आपको, और दोनों चीजें करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करें कि रिडक्शन करें। रिडक्शन के लिए सोचते रहो, जहां कर सकते हो बिना क्वालिटी को हैम्पर किए करो, बात समझ में आ रही है? लेकिन वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल तो आपको करते ही रहना पड़ेगा कि उसमें भी आपका काम बना रहे। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? क्या हो गया नम्रति, कहाँ सो गई हो तुम? चलो, ये होता है तुम्हारा सीधे सीधे कॉस्ट की सारी मेन डेफिनेशंस कंप्लीट। मैं चाहता हूं तुम 5 मिनट का टाइम लो और सारी डेफिनेशन खुद से रीड करो, जो मैंने समझाया उसको बाजू में लिख लो, जल्दी करो। हाँ चले आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंस पढ़ी तुमने? कहीं डाउट है क्या इसमें? एक बार इंपॉर्टेंस देखो और ऑब्जेक्ट्स देखो, ऑब्जेक्टिव्स देखो। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा है क्या? मैं चाहता हूं ऑब्जेक्टिव्स अभी एक बार फिर से रीड करो फटाफट 5 मिनट में, और जो डाउट हो पूछो जल्दी, ऑब्जेक्टिव्स रीड करो। इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस की क्या क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ का यूज होता है, तो मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है क्या, कि मैनेजमेंट के लिए ज्यादा बेटर फैसिलिटी हो जाती है। फिर क्या होता है, एड टू क्रेडिटर्स, जो आपको उधार देता है, जो आपको क्या देता है, उधार, तो वो देख पाता है कि आपका कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट बच रहा है, आपको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपके बिजनेस डिसीजन कैसे हैं। एड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी देख के पता चलता है कितना आप क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितना आपका मार्जिन है, क्या आपकी डिसीजन मेकिंग है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना एम्प्लॉइज को बांट रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरा, चौथा क्या होता है, कॉस्टिंग एड टू नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आप कॉस्ट कम करते हो, वैल्यू ज्यादा क्रिएट करते हो, प्रॉफिट ज्यादा क्रिएट करते हो, या सस्ता माल बेच पाते हो, क्योंकि आप कॉस्टिंग करते हो तो आप सस्ता बेच पाते हो, सस्ता बेच पाते हो तो ओवरऑल इकोनॉमी में भी क्या होता है, फायदा होता है। हाँ या ना? मैनेजमेंट के अंदर कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 की 9? 9। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन पीरियड्स ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। अगर रिसेशन चल रहा है तो कहां खर्चा कम करें, क्या बात समझ में आ रही है? कौन सी चीजें जो इसको अवॉइड किया जा सकता है, अगर बूम है तो कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एड्स प्राइस फिक्सेशन, दाम तय कर, अरे समझ में आ रहा है, दाम तय करने में मदद मिलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स, कितना आउटपुट होने वाला है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, उसको एस्टिमेट करने में मदद मिलता है। वेस्टेजेस को एलिमिनेट कर देता है, किसको एलिमिनेट कर देता है, वेस्टेजेस को। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, एक एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, तो आपको पता चलता है कौन सा प्रोसेस गलत है, एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल। क्या बात समझ में आ रही है? आप अपनी रजिस्टर को दूसरे कंपनी के रजिस्टर से कंपेयर कर पाते हो, क्योंकि आपने रजिस्ट्री कॉस्ट एग्जैक्ट निकाली हुई है, उसमें पेन को और मार्कर को मिलाया नहीं है। नहीं आया? फिर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस, हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड इनहेंसिंग एफिशिएंसी, क्या बात है, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक नहीं है, जो स्टॉक है स्टॉक किस पे वैल्यू करना है, फीफो लीफो जो तुम अभी तक पढ़ रहे थे, बोलो हाँ या नहीं? तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प होती है। क्या बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री वेस्टेज, जबरदस्ती का ज्यादा स्टॉक ना पड़ाओ, किस पे वैल्यू करना, ये सब में मदद करता है। ज्यादा तो रीड कर देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निशेस कंट्रोल विच मैनेजमेंट रिक्वायर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। इन्हें तो इतना सा लिखा कि WIP फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करने में मदद मिलती है। नहीं आया? अरे आया? अरे ज्ञानबाजी वाली बातें हैं सब, समझे कि नहीं समझे? जैसे इन्वेंट्री है,
अब इन्वेंट्री कितनी बची है कितनी नहीं बची है, कौन सा फिनिश गुड्स है कौन सा WIP है। अगर आप जब कॉस्टिंग कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल मैं तुमको अगर और डिटेल में बताऊं, पेन है, मैं क्या बनाता हूं, पेन बनाता हूं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा बना है। अब आधा बना है वो कैसे पता है, वर्क इन प्रोग्रेस है पहली बात तो। अब वर्क इन प्रोग्रेस में भी कैटेगरीज होती हैं, 20% बना है, 50% बना है, 80% बना है, 90% बना है। अब ये 20, 50, 80, 90 कैसे पता चलेगा। अब उस पेन को बनाने में लगते हैं 8 रुपए, हमें पता है अभी 4 रुपए खर्च हुए, 4 रुपए खर्च होना बाकी है, यानी कितने परसेंट बना है, 50%। 2 रुपए खर्च हुआ है तो कितने परसेंट बना है, 20%। तो WIP को कितने में वैल्यू करना है, ये कौन बता पा रहा है हमको, कॉस्ट अकाउंटिंग। नहीं आ रही कि आ रही बच्चों ने, क्योंकि हमको पता है कि मटेरियल में इतना खर्चा होना है और इतना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा होना बचा है। वरना अगर हमारे पास मटेरियल सिस्टम्स ना हो तो हम WIP को वैल्यू ना कर पाए। ये एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी जगहों पर। हाँ या ना फटाफट बोलो, अरे यार चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव्स रीड किए, क्या है ऑब्जेक्टिव्स में, कौन सा पॉइंट नहीं आया, कौन सा आ गया। अच्छा कितने लोग ने पूरे रीड कर लिए हैं, ठीक है। तो पूरे रीड कराऊं कि सिर्फ एक आध पॉइंट बताऊं, जल्दी बोलो कौन सा पॉइंट बताऊं, एक दो अपने हिसाब से पढ़ा दो। कौन सा बताना, बताओ ना यार जल्दी। समझ गया ना मैं तुम लोग की शांति से ही समझ गया मैं, ठीक है क्या। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव यानी ठूसा मार देता हूं मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, क्या क्या हासिल क्या करना चाहते हो ये सब करके, क्या बस क्या मिलेगा तुमको, क्या पाया तुमने। हम क्यों करते हैं, टू एसेटेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस कंसर्न। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मदद करते हैं। हाँ क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कॉस्टिंग, ताकि कॉस्ट पर यूनिट पता चले। टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस of cost by finalizing process operations and different elements of cost। कितना मटेरियल में लग रहा है, कितना लेबर में लग रहा है, कितना ओवरहेड्स में लग रहा है, ठीक है क्या। आप क्या कर पाते हो, एनालिसिस सही कर पाते हो। डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम और एक्सपेंस, कहां पे मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां पे एक्सपेंसेस वेस्ट हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर पाते हो आप कॉस्टिंग के अंदर। बोलो है नहीं, जिससे आप वेस्ट को क्या कर पाते हो, एलिमिनेट कर पाते हो। सुन रहे हो, हाँ। अगला क्या है, टू प्रोवाइड requisite data and serve as a guide for fixing prices products manufactured। वही वाली बात है, प्राइस वगैरह फिक्स करने में मदद करता है। to ascertain the profitability of the products and advise management how these profits can be maximized। to exercise effective control on the स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP। वही मैंने अभी बताया कि इन्वेंट्री वगैरह में स्टॉक कंट्रोल में भी मदद करता है, ठीक है क्या। टू रिवील द सोर्सेज ऑफ economy by installing and implementing systems of cost control of material labor and overheads। हम सिस्टम लगाते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करें, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करें, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करें, ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करें, ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो पाए, कम हो पाए। दुनिया 10 में बना रही है, हम 8 में बना पा रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम्स अच्छे हैं। फॉर एक साधारण सी बात है ना, अगर कोई एक फैक्ट्री है जहां पे कॉस्ट का बहुत ख्याल रखा जाता है, एक फैक्ट्री जहां पे जैसे 2 रेस्टोरेंट्स है फॉर एग्जांपल, जहां रेस्टोरेंट्स है जहां पे कॉस्ट कंट्रोल है और दूसरा है जहां पे कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। तो जो रेस्टोरेंट में कॉस्ट कंट्रोल नहीं है तो वो अंदाजे से मंगाएंगे, क्या मंगाएंगे कि भैया एक काम करो इतना पनीर ले आओ, एक काम करो इतनी सब्जियां ले आओ। अब इतनी सब्जियां ले आओ, इतना पनीर ले आओ, आधा बिका आधा नहीं बिका, अगले दिन खराब हो गया, फेंकेगा। जो कॉस्ट कंट्रोल करता होगा वो हिसाब रखता होगा। क्या हिसाब रखता होगा कि हर दिन कितना कितना यूज हो रहा है, 250 ग्राम या 500 ग्राम या 1 किलो 2 किलो पनीर यूज हो रहा है। इवन कॉस्ट कंट्रोल वाले ये भी देखते होंगे कि यार सैटरडे संडे को हमको पनीर ज्यादा कंज्यूम होता है, मंगलवार को बुधवार को पनीर क्या होता है, कम कंज्यूम होता है। क्या बात समझ में आ रही। कॉस्ट कंट्रोल इस इंतहा तक जाके होती है कि मंगलवार और जो ट्यूसडे और जो थर्सडे वहां पे नॉनवेज के ऑर्डर्स कम आते हैं, सैटरडे संडेज को नॉनवेज के ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। तुम्हें तो सुबह मंगाना है, तुम रेस्टोरेंट चलो, तुम्हें तो सुबह चिकन मंगा के रखना है ना भैया कि आज कितनी प्लेट लगेगी, नहीं आ रहा है कि आ रहा है, 10 दिन का भी एक साथ तो मंगा के रखोगे नहीं। तो जो कॉस्ट कंट्रोल करता है वो इन्वेंट्री को बेटर मैनेज कर पाता है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो। बस वही बातें लिखी है। टू एडवाइस मैनेजमेंट अबाउट द फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पॉलिसीज, कैसे फ्यूचर में एक्सपैंड करोगे। टू प्रेजेंट इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट वगैरह बनाने में मदद करता है। अरे जेनरिक बातें हैं यार ये सब, हाँ या ना बोलो। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या मतलब
अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब मेरे पास हर चीज का डेटा रहेगा, है ना। अभी जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना कि ट्यूसडे और थर्सडे को चिकन कम ऑर्डर हो रहा है, सैटरडेज और संडेज को चिकन ज्यादा ऑर्डर हो रहा है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से, कि मैंने एक प्रोसेस बना के रखा हुआ है कि जहां मेरे को हर साल कितने प्लेट्स बटर चिकन के ऑर्डर हुए हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को कितने सैटरडे को हुए, कितने संडे को हुए, उस हिसाब से मैं ऑर्डर कर पा रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है क्या। फिर वो क्या बोला उसने, टू गाइड मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस प्लान। कौन एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है, कौन एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव नहीं है, कौन सा काम ज्यादा कठिन है, कौन सा काम ज्यादा आसान है, उस हिसाब से इंसेंटिव और बोनस देने में मदद मिलती है मेरे को कॉस्टिंग में। हाँ, टू सप्लाई यूजफुल डेटा to the management for taking various financial decision such as introduction of new product। नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हमें मार्केटिंग में कितना खर्चा लगेगा, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा लगेगा, ब्रांडिंग में कितना खर्चा लगेगा, एक नया प्रोडक्ट का पैकेट कितने में बन के तैयार हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर मैंने जब पहले प्रोडक्ट्स बनाए थे तो उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग की होगी, तो नहीं आया कि आया, नहीं आया। फिर क्या है, टू हेल्प इन इंट्रोडक्शन एंड सुपरवाइजन बायोमेट्रिक एस अकाउंटिंग और डेटा प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर्स। मतलब कि अकाउंटिंग के थ्रू ही, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, हमको डेटा मिल पाता है थ्रू सिस्टम्स, थ्रू कंप्यूटर्स। जैसे क्या है, आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए। जैसे तुम अकाउंटिंग काय में करते हैं नॉर्मली लोग, तुमने क्या सुना होगा, टैली सुना होगा। क्या सुना होगा, टैली। टैली एली हाँ अब बी टायर सिटीज में चलता है, बड़ी कंपनी टैली एली से बहुत ऊपर उठ गई बेटा। एक नया एक सॉफ्टवेयर है एसएपी, सुना है इसके बारे में। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो सब करता है, सब करता है इन द सेंस, पता है कैसे, कि फैक्ट्री के अंदर माल आया, वो सीधे वो मशीन में रखेंगे, वो वेट करेगा कि कितने किलो माल है, क्या वेट करेगा, कितने किलो माल, उसी हिसाब से वो रेट तय करेगा, उसी हिसाब से वो अकाउंटिंग में भी डेटा खुद ही चढ़ा देगा कि 308.2 टन माल आया 10.55 के रेट से। बात समझ में आ रही है। तो वही डेटा वो सीधे सीधे कहां पे चढ़ा देगा, अकाउंटिंग में भी चढ़ा देगा, और वही डेटा वो कहां पे भेज देगा, तुमको कहो इन्वेंट्री में भेज देगा, और कॉस्ट सिस्टम में भी क्या कर देगा, भेज देगा। नहीं तो अभी तक कैसा होता है, मैनुअली होता है 308 केजी, और वहां 308 केजी तो ठीक है, 308 टन आया था 308.2 टन, और 0.2 टन भी कितना हो जाता है बेटा, 200 किलो। छोटी बात है क्या, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने में मदद करता है कंप्यूटर्स, बायोमेट्रिक्स के थ्रू ऐसे सिस्टम डेवलप हो पाते हैं, जिससे क्या होता है, कॉस्ट की सारी डेटा एक जगह पे यूनिफॉर्मिटी रहती है और बेटर कॉस्ट कंट्रोल हो पाता है। आया कि नहीं आया। टू हेल्प इंट्रोडक्शन एंड सुपरवाइजिंग बायोमेट्रिक्स, अकाउंटिंग और डेटा प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर्स। टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम, चेक, इंटरनल चेक होता है, इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये बताता है। सुन रहे हो। अगला क्या है बेटा, टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम होता है कैसे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके खर्चे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सुन रही हो दीदी। फिर क्या है, बहुत बोरिंग है ना, एक तो पढ़ा रहा हूं नालायक को, ये खुद से घर में पढ़ने वाली चीजें हैं। अगला क्या है, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज टू वर्क आउट प्रॉफिट या लॉस ऑफ ए कंपनी, निकालने में मदद मिलती है। दैट्स इट, सारे पॉइंट घर से रीड करके आएंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया। चलो, तो बोरिंग काम कराते हो तुम लोग मेरे से। इतना ही करें आज, कॉस्ट शीट कल करें। चलिए कॉस्ट शीट वाला कॉन्सेप्ट अपन कल करेंगे, इतना आप लोग रीड करके आएंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके